हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। पहला प्रश्न है, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह पहली बार नाइजीरिया में मनुष्यों में खोजा गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है चेचक के लिए विकसित टीके एमपॉक्स के खिलाफ 80% तक प्रभावी हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एमपॉक्स जो है वो वायरल बीमारी है जो कि हाल ही में इसका जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ा है, इसका प्रसार बढ़ गया है, जिसके वजह से ये चर्चा में है। यह एक सीमित बीमारी है, लेकिन इससे मृत्यु भी हो सकती है, खासकर बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम रखने वाले लोगों में। डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मामलों के उछाल में के बाद इसको जो है मामला जब इसमें बढ़ोतरी हुई है, तब डब्ल्यूएचओ ने इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। यहाँ वायरस पड़ोसी देशों में फैल रहा है, इसलिए कथन 4 जो है वो सही है। मूल रूप से 1950 के दशक के उत्तरार्ध में खोजे गए इस वायरस को बंदरों के लिए गलत माना गया था, क्योंकि इसे पहली बार डेनमार्क में एक प्रयोगशाला में पहचाना गया था। हालांकि अब शोधकर्ताओं का मानना है कि कृंतक वायरस के प्राथमिक भंडार है। एमपॉक्स की पहली बार मनुष्यों में पहचान 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खोजी गई थी। दशकों से कई अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के मामले रुक-रुक कर सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और संक्रमित जानवरों के आयात के परिणामस्वरूप गैर अफ्रीकी देशों में कभी-कभी इसका प्रकोप देखा गया है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही नहीं है। चेचक के लिए विकसित टीके एमपॉक्स के खिलाफ 80% तक प्रभावी हुए हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। वर्तमान मुद्दा एमपॉक्स क्लेड आईवी के प्रसार से उत्पन्न होता है। ये जो है एमपॉक्स क्लेड आईवी जो है वो इसका नया म्यूटेंट है, ठीक है, नया वेरिएंट है। ऐतिहासिक रूप से क्लेड 1 संक्रमण यूनेटिक स्लीप ओवर एपिसोड के माध्यम से फैलता है, जो तब होता है जब जानवर और मनुष्य निकटता में होते हैं। इस तरह से फैलने वाले क्लेड 1D संक्रमण के उन क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखते हैं जहां यह बीमारी स्थानिक थी, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अगर एडिशनल फैक्ट की बात की जाए तो अफ्रीका के बाहर ज़्यादा संक्रमण क्लैड एमपॉक्स संक्रमण का मामला जो है वो पहली बार स्वीडन में रिपोर्ट किया गया। वैश्विक यात्रा के आपस में जुड़े होने के कारण ये मामला दूसरे देशों में भी पहुंच सकता है। तो जो काफ़ी सारे लोग जो हैं एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं तो उनमें संक्रमण का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। तो ये स्वीडन में भी एक केस रिपोर्ट हुई है गुरुवार को। तो इससे ये जो है संक्रामक बीमारी होने की वजह से इसका जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसे 3 ठोस प्रणोदन चरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है वे 1500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जा सकते हैं और कई उपग्रहों को समायोजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है SSLV के पीछे का उद्देश्य कम लागत वाले प्रक्षेपण यान का उत्पादन करना है जो कम समय में उड़ान भर सकते हैं। SSLV के पीछे का उद्देश्य कम लागत वाले प्रक्षेपण यान का उत्पादन करना है
जो कम समय में उड़ान भर सकता है। और चौथा कहता है कि इसे इसरो का वर्क हॉर्स के रूप में जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने तीसरे विकासात्मक मिशन पर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। SSLV-D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया। यह इसरो विभाग के SSLV विभाग परियोजना के अंत का भी संकेत देता है, क्योंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा और भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए SSLV का निर्माण कर सकता है। इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तीन चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसे 3 ठोस प्रणोदन चरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें टर्मिनल चरण के रूप में एक तरल प्रणोदक आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी है, जो उपग्रह को रखने की तैयारी के दौरान वेग को समायोजित करने में मदद कर सकता है। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। SSLV के पीछे का उद्देश्य कम लागत वाले प्रक्षेपण वाहनों का उत्पादन करना है, जिससे कम समय और न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से जो है इसकी पूर्ति की जा सके। इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। SSLV 500 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है और कई उपग्रहों को समायोजित कर सकता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी पीढ़ी है और PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसलिए कथन 4 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका भारतीय अंतरिक्ष मिशन में रॉकेट का विकास। तो सबसे पहले GSLV मैक 3 अभी जो है वो आपको इसकी हाइट जो है वो 43.43 m है और ये जो है 640 टन वेट जो है वो लिफ्ट कर सकता है। इसमें जो इसका प्रोपल्सन है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक ईंधन पे ये बेस्ड है। इसका जो पेलोड मास है वो 4000 kg है। ऑर्बिट जो है वो आपको ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये जो स्पेस का जो सैटेलाइट है उसको ले जाके छोड़ सकता है। उसके बाद बात आती है GSLV मैक 2 की। इसकी बात की जाए तो इसका जो हाइट है वो 49 मीटर है और इसका जो क्षमता है वजन ले जाने की वो 414 टन है। प्रोपल्सन है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यानी कि मैक 2 और मैक 3 का जो प्रोपल्सन है वो सेम है। इसका जो पेलोड मास है वो 2200 kg, जो मैक 3 का जो है वो 4000 और मैक 2 का जो है वो 2200। ऑर्बिट जो है वो ये भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ट्रांसफर में जा सकता है। उसके बाद बात आती है PSLV एक्सेल की। इसमें जो इसका जो हाइट है वो 44 मीटर है। ये जो है 332 टन जो है वेट लिफ्ट ऑफ कर सकती है। प्रोपल्सन जो है वो आपको सॉलिड और लिक्विड है, यानी कि PSLV जो है वो आपको क्रायोजेनिक इसमें नहीं है, सॉलिड और लिक्विड है। इसका जो पेलोड मास है वो 1860 kg है। इसका जो ऑर्बिट है वो आपको ये 475 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये जो स्पेस अंतरिक्ष यान है उनको छोड़ सकता है। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट 1300 kg तक, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ये सैटेलाइट को छोड़ सकता है। इसके बाद बात आती है ASLV की। इसके हाइट की बात की जाए तो 23.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ ये 39 टन तक ले जाके छोड़ सकता है। ये जो है सारे सॉलिड हैं और 150 kg जो है इसका पेलोड मास है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को छोड़ सकता है। SLV-3 की बात की जाए तो ये आपको 22.7 मीटर है, एकदम छोटा सा है। 17 टन इसका कैपेबिलिटी है, लिफ्ट ऑफ वेट है।
ये भी जो है वो सॉलिड प्रोपल्सन पे काम करता है। पेलोड जो है वो 40 किलो और लो अर्थ ऑर्बिट को ये भी टारगेट करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो सैटेलाइट है उसका विकास क्रम। GSLV मार्क 3, मार्क 2, PSLV XL और ASLV और SLV 3 जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन कहता है यह भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है। दूसरा ऑप्शन कहता है इसकी स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है आयोग का नेतृत्व केवल भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 और 2 सही हैं, 3 जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में GoIBB के ऊपर एक कस्टमर ने केस किया था कि उन्होंने एक फ्लाइट बुक की थी एयर इंडिया जेट एयरवेज की 2019 में, और जेट एयरवेज ने जो है उनका फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि वो जेट एयरवेज जो है वो दिवालिया हो गया। तो कंज्यूमर ने केस किया कि नहीं, ये जो है मेरी गलती नहीं है। 5 साल बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी GoIBB को रिफंड जारी करने का आदेश दिया, जिसके माध्यम से टिकट बुक किए गए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण संगठन भारत में एक अर्ध न्यायिक संगठन है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए 1 और 2 सही है। न्यायाधिकरण सेवा की शर्त अधिनियम 2021 के नियम 3 क्लॉज 12 सब क्लॉज ए के अनुसार आयोग की अध्यक्षता भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 में कहा गया है कि NCDRC के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहरों में सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की सलाह दी है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? पहला ऑप्शन है कि विरूपण के लिए उच्च प्रतिरोध होता है, पानी से होने वाले नुकसान के लिए कम घनत्व, तो ये गलत है, उच्च घनत्व हो जाएगा। स्थिरता और ताकत में सुधार होता है, थकान जीवन में सुधार होता है। नीचे दिए कोड में उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, 2 इसका आंसर नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लास्टिक जो है वो अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा है कि आप जो शहर में सड़क जो निर्माण करते हैं उनमें प्लास्टिक कचरों का उपयोग कीजिए। इससे फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले तो जो संशोधक के रूप में अपशिष्ट प्लास्टिक कचरा का उपयोग होगा, जिससे जो है विरूपण के लिए उच्च प्रतिरोध होगा, पानी से होने वाले नुकसान के लिए उच्च प्रतिरोध होगा, स्थायित्व में वृद्धि और थकान जीवन में सुधार होगा, बेहतर स्थिरता और ताकत आएगी, पर्यावरण के अनुकूल समाधान होगा, प्लास्टिक कचरा जो है उसका निष्पादन होगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दिया है कि वे शहरों के भीतर सड़कों में बिटुमेन के वजन का 8% तक प्लास्टिक कचरे का उपयोग करें, जिससे आवासीय कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों की आंतरिक सड़कें जो है वो काफ़ी मजबूत हो, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओडेसा बंदरगाह अपने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमले के कारण चर्चा में था। यह इन देशों का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला है मिस्र, नॉर्वे, फिनलैंड और यूक्रेन। तो यूक्रेन का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूसी सेना ने बुधवार को यूक्रेन के दक्षिणी शहर
ओडेसा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं, क्योंकि रूस ने पिछले साल गर्मियों में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले उस सौदे पर से हाथ खींच लिया, जिसमें यूक्रेनी अनाज की सुरक्षित शिपमेंट की गारंटी दी गई थी। इसलिए विकल्प ए जो है वो सही आंसर है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।